आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। हरिहर सुप्रभात। सर्वप्रथम बाबा जी को शतशः नमन करती हूँ। परिवार के सभी ज्येष्ठ सदस्य को प्रणाम और सभी अध्ययनार्थियों को नमस्ते। योगेश भैया जी को नमस्ते और उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज की मंगल बेला में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ और आज के सत्र को शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम पिछले कुछ दिनों से मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में आयोजित टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहभागी बहनों की प्रस्तुतियां और अनुभव हम सुन रहे हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं यवतमाल महाराष्ट्र से स्वाति तायडे दीदी को। सर्वप्रथम बाबा जी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। सभी को नमस्ते। मैं स्वाति तायडे यवतमाल से। मैं गवर्नमेंट जिला परिषद स्कूल में टीचर हूँ और यह परडा में बुल्ढाना में जो 3 से 8 जून तक जो बाल शिक्षा संस्कार ट्रेनिंग हुआ था, उस ट्रेनिंग में जो भी कुछ एक्टिविटी या कुछ जो हमें मिला वह से जोड़कर कैसे मैं देख पाई, यह मैं आज की प्रस्तुति में सभी के साथ साझा कर रही हूँ। यह जो ट्रेनिंग हुआ वह मेरे लिए बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायी रहा और यह संधि उपलब्ध कराने के लिए बुल्ढाना परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यशाला से सभी मूल्यों पर किस प्रकार ध्यानाकर्षण हुआ यह बताने का प्रयास करूंगी। यह जो मॉड्यूल था वो फर्स्ट मॉड्यूल था, ट्रेनिंग का फर्स्ट मॉड्यूल था। इसमें जो कुछ भी सभी इसमें सपना दीदी और उनकी टीम ने हमें जो 6 दिन एक्टिविटी ली, तो यह सभी एक्टिविटी मुझे भाव से जुड़ी हुई लगी थी। स्वाति तायवाड़े महाराष्ट्र। ये इसमें जो हमारे जो 6 दिन था उसमें जो एक्टिविटी ली जाती थी, तो वो सर्कल एक्टिविटी में हमें सर्कल में सर्कल में खड़ा करके एक्टिविटी लेते थे। तो उसमें सभी बहनें सर्कल में खड़ी होके मिलकर जो उसमें एक प्रार्थना ली जाती थी, धरती पर मैं हूँ खड़ा, अपनी बाहें पसारे। तो यह जो प्रार्थना लेते थे, तो इसमें 3 बार वह लेते थे। तो 3 बार जो प्रार्थना जो लेते थे, इसमें मुझे यह लगा कि जो रिपीटेशन होता था, उन्होंने जो सभी गाने या प्रार्थनाएं ली थी, तो उसमें सभी 3-3 बार वो करते थे। तो उससे रिपीटेशन से यह जो प्रार्थना या गीत थे, यो कभी उन्होंने लिख कर नहीं दिए। तो ये जो रिपीटेशन लेते थे, उससे 6 दिन में सबको वो
मुखोद्गत अपने आप ही आ गई थी। और उसमें जो प्रकृति और सभी मानव और सभी जो अवस्थाएं हैं उसके उसके प्रति कृतज्ञता का भाव मुझे दिखता था उसमें। जो उसमें प्रार्थनाएं थी, धरती पर मैं हूँ खड़ा, और भी कुछ गीत थे। मैं इस पृथ्वी को नमन करता हूँ जो मुझे संभालती है। मैं उन हवाओं का नमन करता हूँ जो है बहती। मैं उन पेड़ पौधों को नमन करता हूँ जो मेरे आसपास उगे हैं। इस प्रकार के जो कुछ प्रार्थनाएं थी, तो उसमें उन सभी में कृतज्ञता का भाव मुझे दिखा। और हम स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के कुछ गीतों का हम चयन करें, तो बच्चों में कृतज्ञता का भाव आता है। दूसरी बात मुझे यह अच्छी लगी कि अ, ये जो 6 दिन का पूरा मॉड्यूल था, तो उसमें जो एक्टिविटीज ली थी, तो सभी जो ट्रेनिंग था एक्टिविटी बेस्ड था। एक्टिव और बच्चों को एक्टिविटी बहुत पसंद है। एक्टिविटी से हम पढ़ाते हैं, खेल खेल में जो कुछ भी पढ़ाते हैं, तो वह बच्चों के ध्यान में रहता है और वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो यह जो एक्टिविटी बेस्ड था वो बहुत ही उपयोगी लगा। और उसमें एक हैंडवर्क की भी एक्टिविटी ली थी। उसमें निटिंग था। तो वो जो हम सभी बहनें निटिंग करती थी। मैंने तो यह निटिंग ट्रेनिंग में पहली बार ही किया था। तो उसमें समझ को शुरुआत में जो समझ में नहीं आ रहा था, तो सपना दीदी और जो टीम थी, उनको मैं बार-बार वह पूछती थी। तो उनका जो जितने बार भी पूछो, उतने बार जो उनका भाव रहता था, तो उतने ही स्नेह भाव से वह सभी शिक्षिका जो टीम थी, तो वो सभी उतने ही स्नेह भाव से अ, समझने तक बताते थे। तो इससे यह लगा कि उनका जो भाव था और वो जो बताने समझने तक बताने का जो उनका प्रयास था, तो उससे धीरता मुझे दिखाई दी। और उससे मेरा भी वो जो निटिंग है उसमें मेरा भी विश्वास बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो और वो सपना दीदी और जो टीम है, यह निटिंग जो का काम है, तो वो हमेशा करते हैं और बच्चों के लिए खिलौने और कुछ बनाते हैं। और वो जो उन्होंने वो जो खिलौने और कुछ वस्तुएं बनाते हैं, तो वो बच्चों के जो जन्मदिन और अभिभावक और शिक्षकों का जो जन्मदिन रहता है उस पर वो भेंट करते हैं। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो कुछ भी हाथों से बनाया हुआ रहता है, तो उसमें एक प्रकार का भाव रहता है। और वो जो भाव के साथ वो वस्तु हम देते हैं, तो उसका जो उत्साह और अलग ही रहता है। तो ये भी बात मुझे उस पे भी ध्यान गया और वो अच्छी लगी। यह इसमें एक नेचर स्टडी की एक्टिविटी थी। तो नेचर स्टडी में हमें एक पेड़ चुनना था और वह पेड़ के उन्होंने कहा था कि पेड़ के पास जाकर हमें फील करना है, महसूस करना है और उसका फील करके वह उसका बारे में कुछ लिखना है या चित्र के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो जब मैं यह एक्टिविटी 6 दिन चली, तो उसमें जब पेड़ के पास हम जाते थे, तो मुझे पेड़ बोलता है या ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन जब पेड़ के पास बैठकर हमने मैंने क्या फ़ील होता है यह देखा, तो
यह जो वनस्पति या कुछ पेड़ पौधे हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आया, और प्रकृति पर ध्यान गया। यह इस एक्टिविटी से कृतज्ञता हमें आती है, यह भी लगा। और दूसरी बात यह कि यह ट्रेनिंग सपना दीदी और ये जो पूरी टीम थी, उनका जो कोऑर्डिनेशन था, तो वो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो जो हमारी टीम जो पूरी यह कार्य करती है, तो शिक्षकों में यह कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात पर भी मेरा ध्यान गया, और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन और स्नेह का भाव है, सभी एक्टिविटी लेते हुए एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही बढ़िया था। और यह ट्रेनिंग मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। हमारे पास हम चेतना विकास का कंटेंट तो है, लेकिन जो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक्टिविटी बेस जो पढ़ाना है, वो बहुत आवश्यक है। और इस ट्रेनिंग में बहुत सी एक्टिविटी के साथ कैसे पढ़ाना है, यह मुझे समझ में आया। और इसमें जो एक्टिविटीज ली थी, वो एक एक्टिविटी थी कलरिंग करने की, पेंटिंग की। तो उसमें हमें आंख बंद करके कुछ स्मेल महसूस किया गया था। स्मेल कुछ था, और वह स्मेल को महसूस करके अपने मन में क्या फीलिंग आती है, इस प्रकार का ड्राइंग बनाना था। तो हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कुछ विषय या कुछ ड्राइंग बनाने के लिए कहते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग में फील करके जो ड्राइंग बनाना था, ये मुझे बहुत ही टचिंग लगा। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है या अपने को क्या लगता है, वह महसूस करके, फील करके, अपने मन में क्या भाव आते हैं, उस प्रकार का चित्र बनाना, यह एक्टिविटी मुझे अच्छी लगी। और यह हम स्कूल में भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों को बहुत इससे बच्चों की रुचि भी बढ़ सकती है। और यह जो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी, तो शुरू में ही सपना दीदी ने हमें बताया था कि हमें बच्चा बनना है, और बच्चा बनकर यह सब सीखना है। तो स्कूल में भी हम देखते हैं कि जब जब हम बच्चों को बच्चा बनकर उसमें सिखाते हैं या कुछ एक्टिविटी लेते हैं, तो वह बहुत रुचि के साथ, उत्साह के साथ बच्चे सब कर लेते हैं। तो यह भी बात बहुत अच्छी लगी। और इस ट्रेनिंग में 3R पर ध्यान दिया गया था। एक रिदम, रिपीटेशन एंड रेफरेंस। तो इसमें जो रिदम है, तो वो रिदम यानी लयबद्धता। तो हम जो कुछ भी एक्टिविटी रिदम के साथ करते हैं, तो सुव्यवस्था में होती है। और एक रिदम के साथ बच्चों को अच्छा भी लगता है, और वह अम, अ, अच्छी तरह से होती है। और एक था रिपीटेशन। तो रिपीटेशन जो बात हम करते हैं, तो बच्चों को रिपीटेशन लेना बहुत आवश्यक है। रिपीटेशन किया तो वह बच्चों को जो एक्टिविटी लेते हैं या कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें वह बच्चों को बहुत समय के लिए बच्चों को याद रहता है, और उस बच्चों में आ जाता है। तो वो रिपीटेशन भी बहुत आवश्यक है। और इसमें ये जो 3R है, रिदम, रिपीटेशन और रेवरेंस, तो ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा। और
इस ट्रेनिंग के दौरान जो थे वो गीत गीतों का जो चयन था वो उसमें सभी गीत जो थे तो ऐसा मुझे ध्यान में आया। दीदी आपका आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है अभी भी। 1 मिनट में मैं जगह बदलती हूँ। हाँ दीदी, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ दीदी आ रही है। ठीक। तो जो गीत थे वह भी बच्चों में कृतज्ञता का भाव अ, आने के लिए, और इसमें कृतज्ञता दिखती थी। और यह जो मॉड्यूल था तो इसमें बहुत सी चीजें मुझे जो सीखने को मिली है। तो उससे एक उसमें एक जो गीत था कि जब मैं अपनी राह चला एक मित्र मुझसे यूं मिला। तो उसमें सर्कल में हमें यह गीत गीत गाते गाते सर्कल में एक एक मित्र को जोड़ना था और आगे बढ़ना था। तो यह ऐसी जो एक्टिविटी लेते लेते हैं तो उससे एक प्रकार का संबंध जुड़ता है। और उससे ऐसे इसमें बच्चों की रुचि भी बढ़ती है और संबंध पे पर भी ध्यान जाते हैं, और हम मिलकर कुछ करना है ऐसे इस प्रकार का भाव बच्चों में आता है। तो यह भी मुझे बहुत प्रेरणादायी लगा। और ये जो ट्रेनिंग की सभी एक्टिविटीज है तो उसको हमें बच्चों में भाव और लाने के लिए बहुत ही अच्छी थी, और इससे बहुत ही मुझे सीखने के लिए मिला। और इस ट्रेनिंग से यह तो पहला मॉड्यूल था, तो आगे भी सभी मॉड्यूल में और बातें सीखने को मिलेगी। तो यह ट्रेनिंग मेरे लिए प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक और उपयोगी रहा। और इसके लिए जो उपलब्ध जो किया है तो सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद दीदी, बहुत ही प्रेरणादायी प्रस्तुति रही। आपने अपने सारे अनुभव बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ शेयर किए। ये जो प्रोग्राम था ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम से आपका विश्वास बढ़ा, ये आपने बताया। इस टीम का जो कोऑर्डिनेशन था इस पे आपका ध्यान आकर्षण हुआ। तो ये सही है दीदी कि अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, तो आपका भाव पे भी अच्छी तरह से ध्यानाकर्षण हुआ और ये जो प्रोग्राम था ये आपको प्रेरणादायी रहा, ऐसे बताया। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी मैं आगे की कड़ी को जोड़ना चाहूंगी। चर्चा के इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को। योगेश भैया जी। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कल की शेयरिंग हो जाए।
भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारे होने का अभ्यास करना है। और प्रत्येक मानव शुभ चाहता है और उसका आधार शरीर है। जीवन मूल्यों का आधारभूत तत्व है शुभ कामना। सर्व शुभ में स्वशुभ समाया गया है, ये बताया था। और जीवन में संस्कार के लिए यानी जीवन जागृत होने के लिए, चेतना विकास होने के लिए बचपन से ही कौन से अभ्यास की आवश्यकता है, उसको पहचान पाना और ऐसे अभ्यास को अपने दिनचर्या से जोड़कर अपना विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, ये अभ्यासों में सार्वभौमता का चित्रण होना और अपने उन्नति का, प्रगति का मार्ग चित्रण रूपी क्रिया, विचार क्रिया, विश्लेषण क्रिया, इन क्रियाकलापों से प्रत्यावर्तित कर पाना, ऐसा प्रत्यावर्तन ध्यान कहलाता है, ये आपने बताया था। और हमारे जन्म से लेकर अभी तक की यात्रा का हम समीक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो फोकस जो अपेक्षाओं से भरा हुआ है, उनमें इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए टू डू यानी करने पर जोर है। और ये करने पर जो फोकस आया है और उसमें विचारधाराएं जुड़ी, जिनको हम भौतिकवाद या अध्यात्मवाद कहते हैं, इन विचारधाराओं में हमें टू डू से जोड़ा और ये स्पष्ट हुआ कि करने वाले भागों पर ध्यान है और होने वाले भाग पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये बताया था भैया जी आपने। और जीवन मूल्यों को समझने के लिए हमें विकास और जागृति का ध्रुव स्पष्ट होना होगा। विकास और जागृति की अवधारणा होते ही हमारे होने की मौलिकता हमको समझ में आएगी। मानव परंपरा में हमें ऐसा नजर आता है कि यदि हमारे शरीर यात्रा की हम समीक्षा करें, तो ये सामने आता है कि हमारा फोकस एरिया अपेक्षाओं से भरा हुआ है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए टू डू यानी करने पर जोर है। और ये टू डू हमने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद से जोड़ा है। और इससे ये समझ में आता है कि हमारा करने वाले भागों पर ध्यान है और होने वाले भाग पर ध्यान नहीं है। यानी जिंदगी संवारने संभालने के माइलस्टोन में महत्वाकांक्षाओं पर जोर है और होने पर ध्यानाकर्षण नगण्य है। इसलिए बाबा जी ने एक समीक्षा प्रस्तुत किया है कि मानव का अध्ययन केवल आत्मा के ज्ञान से या शरीर के ज्ञान से पूरा नहीं होता, तो मानव का अध्ययन जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। ये सतत हमारे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जीवन मूल्य को समझना यानी हमारे होने पर ध्यान आता, और जहाँ होने पर ध्यान जाता है वही देने पर भी ध्यान चला जाता है। तो होने के अभ्यास में जागरूक होने का अभ्यास जोड़ देने से और जागरूक होकर जो देने का अभ्यास है ये जुड़ जाने से जो करने का अभ्यास है वह नियंत्रित होता है और उसका परिवर्तन हम मानव के रूप में पहचान पाएंगे। तो इस बदलाव का नाम है कर्तव्य। तो यहाँ तक आए थे भैया जी हम, इतना मुझे बता पाऊंगी। जी बहुत हाँ दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार भैया। इसके आगे बहुत सुंदर दीदी, इसमें एक एक आप योग के बारे में बताए थे कि जो हमारे परिवेशीय है, मन, वृत्ति, चित्त पे जो है ये होने की तरफ चला जाए, ये योग है और यही जो है ज्ञान है। तो इसको आगे जो है विज्ञान की तरफ उसको कैसे अभ्यास करें, तो होने के लिए अंतरंग जो अंतर योग, जो अंतरंग जो प्रत्यावर्तन जो कह रहे हैं, इसके तरफ ध्यान जाने से होने के प्रति ध्यान जाएगा, तब जाके विज्ञान के प्रति भी ध्यान जाना शुरू होगा। इतना मेरा ध्यान गया है। ठीक। जी जी भैया, बढ़िया। तो कल शकुन बेटा ने और आज
स्वाति दीदी ने प्रस्तुतियां की और उसमें जो अभ्यास है उन अभ्यासों पर दोनों ने हाईलाइट किया। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य। तो इस प्रकार अध्ययन बिंदु में जो मूल्यों की चर्चा है, ये मूल्यों की चर्चा अब लगभग पूरी होती आई है और इससे मूल्यों की चर्चा से हमने कोशिश किया है कि हम जिस भाव पक्ष के धरातल पर बाबा जी ने हमें ये मूल्य समझाए हैं, वो भाव पक्ष को हम अनुमान कर पाए, वैसा भाव पक्ष हमारा हो, ऐसे हम तदाकार हो पाए। और इस आशय से अभी तक 26 मूल्यों की चर्चा हमने की है और मुझे आशा है कि इन चर्चाओं में आपको लाभ मिला होगा और आगे पुस्तक पठन में जैसे हमको आगे बढ़ना है, तो ये जो चर्चा है, स्पष्टता है, ये पुस्तक पठन में उपयोगी होगी। क्योंकि हमने एक मुख्य समस्या को पहचान लिया है कि हम पुस्तक पढ़ तो ले रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना आ गया है, शब्द से अर्थ तक जाने के लिए हमारी जो मनस्थितियां हैं वे अभी तैयार नहीं दिखती, क्योंकि हमारी मनस्थितियों में जो मूल्यमयता होना होगा वैसा मूल्यमयता अभी अटका हुआ है। यानी वैसे रस, वैसे भाव, वैसा विचार हमारी मानसिकता में न होने के कारण जिस भावाशय से वाङ्मय प्रस्तुत किया गया है, वह भाव ही यदि हम तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हमारी उसमें दो हो सकता है। एक तो वो क्या कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आएगा, और दूसरा वो क्या कह रहे हैं उसको हम हमारी कल्पनाओं से और दौड़ाते जाएंगे और समय निकलता जाएगा। क्योंकि हमारे में भी कल्पनाशीलता है और अभी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए हम आपके प्रत्येक के जिंदगी में रिजल्ट ऐसा दिखता है कि हम काम तो बहुत कुछ कर रहे, परंतु उसके अनुपात में रिजल्ट नहीं है। यानी करना बहुत ज्यादा हो रहा है और उस अनुपात में रिजल्ट नहीं है, और ये जो रिजल्ट ना होना ही हमारा प्रारब्ध बनते जा रहा है। जो जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जो जितना कर पाता है वह उतना भोग नहीं पाता, जो भोगने को शेष है वही प्रारब्ध है। और उसके पहले जो सूत्र है, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता। तो जानना, चाहना, करना और भोगना, इसमें अभी जबरदस्त गैप है। और यही जो भोगना शेष होते जा रहा है, होते जा रहा है, इसके कारण हम दुखी भी हैं। इसलिए जितना हम अधिक जान पाएंगे, अपने आप ही हमारे चाहने से जानना अधिक होगा। और ये जो अधिक्य है, यही अधिक्य एक दिन ज्ञान बनकर और हमारा प्रारब्ध शून्य होगा। यही हमारी मनोकामना है, क्योंकि बाबा जी की जानकारियों में
अस्तित्व आया और उनका प्रारब्ध शून्य हो गया। और जो जिनका प्रारब्ध शून्य होता है, ऐसे ही व्यक्ति दूसरों के प्रारब्ध के लिए कारण बनते हैं। जिनका प्रारब्ध शून्य नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए क्लेश पैदा करते और समस्याएं पैदा करते हैं। यदि हम आप ऐसे चाहते हैं कि हमारे कारण हमारे पीछे जीते जी वर्तमान में और भविष्य में किसी के लिए क्लेश नहीं पैदा हो, तो हमें हर पल हर क्षण हमारे प्रारब्ध को शून्य करने की गति और विकसित करनी होगी। और इसके लिए होने की स्थिति सुखी होना, जब हम सुखी होते हैं, समझदार होते हैं, वही क्षण है कि हम किसी के लिए प्रारब्ध बनते हैं, समाधान बनते हैं, हम संस्कार का कारण बनते हैं। और यही है कि आज जो भी इस सभा में 60-70 व्यक्ति मौजूद हैं, सभी प्रौढ़ हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रारब्ध बने, यानी हम हमारा प्रारब्ध जब शून्य होगा, तब हम हमारे ही संतान के लिए प्रारब्ध बनते हैं, यानी उनके लिए एक सुख का रास्ता तैयार कर देते हैं। इसीलिए हम आप सभी का जीते जी समझदार होकर और सुखी होना बनता है। इसलिए करने को कुछ शेष ना हो जाए, कुछ शेष ना रह जाए, इसी के लिए जानकारियां या जानना, जो जो कि अगर वैसे देखें यही मानव का प्रारब्ध है और यही जीवन ज्ञान से, जीवन के मूल्य से हमको समझ में आता है। क्योंकि जीवन में सब कुछ को समझने की क्षमता है, अस्तित्व को जानने की क्षमता है, स्वयं को जानने समझने की क्षमता है। इन क्षमताओं का ही हम विकास करते हुए और ऐसे अभ्यास अब चुन रहे हैं, जिन अभ्यासों से हमारा जानना अधिक, यानी जानना पूरा हो जाए और हम अपने प्रारब्ध को शून्य करते हुए जो हमारी शरीर यात्रा है, इस शरीर यात्रा की एक सफलता हमारे लिए, हमारे संतान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के रूप में हम प्रस्तुत कर पाए, यही हमारी मनोकामना है और यही एक सुख का स्वरूप है। अब हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा होने के लिए जीवन में जो शक्ति है, जो शक्तियां हैं, पहले तो उन शक्तियों का परिचय होना, उन बलों का परिचय होना, और प्रत्येक बल और शक्ति का क्या विशेषता है, या प्रत्येक बल और शक्ति की क्या नियम है, ऐसे नियमों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जीवन में जो नियम है, उन नियमों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन में जो मौलिक नियम है, वह चाहने का नियम है, और उस चाहने में सर्वशुभ यानी शुभ चाहने का नियम है। ये नियम कहाँ से आया? तो ये नियम अस्तित्व सहज है। अस्तित्व सहज कैसे आया? तो अस्तित्व में विकास का नियम है, और यह विकास का नियम अस्तित्व में एक खुशहाली का प्रकटन है। पूरे अस्तित्व में खुशहाली कैसे पता लगती है? तो पूरे अस्तित्व में जर्रे जर्रे में व्यवस्था समझ में आता है, और ऐसे व्यवस्थाओं का विन्यास हमें परमाणु में जो क्रियाकलाप है, ऐसे क्रियाकलाप से समझ में आता है। ये कैसे समझ में आता है? तो परमाणु एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक मध्यांश में है, दूसरा परिवेश में है। ऐसा मध्यांश और परिवेश का जो योग है, जो संबंध है, इससे जो एक दृश्य तैयार होता है, उस दृश्य को अगर हम देखेंगे, वही है उस दृश्य का एक
विकसित स्वरूप इस धरती पर 4 अवस्थाओं के रूप में हमें दिखाई देता है। और ऐसा परमाणु के स्तर का योग, और यह योग अनेक संयोग से घटित होकर, ऐसे योग संयोग घटित होकर इस धरती पर समृद्ध पदार्थ अवस्था, समृद्ध प्राण अवस्था, समृद्ध जीव अवस्था और समृद्ध ज्ञान अवस्था, ये योग संयोग इस धरती पर दिखाई देता है। और ऐसे ही योग संयोग के कड़ी में हम आप अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो हमें ये एक कोरिलेशन बनती है कि अस्तित्व में शुभ ही का रास्ता है, और ऐसे शुभ की कड़ी में ही हम हैं, इसलिए हमारे में शुभ की चाहत है, ऐसा समझ में आता है। तो इस प्रकार विकास और जागृति के जो गवाहियां हैं, यह गवाहियां यदि इस धरती में रहेंगी, यही जागृत मानव परंपरा है। परंतु भ्रम के कारण ये जो चाहना है, इस चाहने पर शंका उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसमें होने का जो अपेक्षा है वह पूरा नहीं हुआ। चाहना और होना मिला करके होता है विश्वास। तो चाहने पर शंका आ गई, क्योंकि होने पर काम नहीं है। तो हम लोग होने पर काम कर रहे हैं, चाहना पहले से ही रखा हुआ है। तो जो होगा वह विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास, और यही हमारा सुख का प्रकटन है, जो संबंधों में हमको प्रमाण होते हुए मिलता है, श्रेष्ठता के सम्मान के रूप में। अब ये हो कैसे? तो ऐसे होने के लिए जैसे कुछ सूत्रों को सामने दोहराया, वैसे हमारे होने के, यानी हम अस्तित्व में कैसे आए, इन जानकारियों को लेकर हमारे में बार बार चिंतन मनन होने की आवश्यकता। अभी जो जानकारियां हमारे पास हैं, उन जानकारियों में जो मानव परंपरा की जानकारियां हमारे पास है कि हम कहाँ से आए और हम अभी क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारियों में अत्यंत जटिलताएं हैं, और उसमें हम जितना अपने आप को शोध करते जाएंगे, उतना हम उठते हुए भी नजर आते हैं। इन्हीं का यदि माइक हो तो प्लीज उसको बंद कीजिए। और ये जितनी व्यथाएं हैं, हमारे इतिहास ही ले लीजिए, तो अब तक का जो जर्नी रहा है मानव का, वह इतिहास में पता लगता है कि ये खून खराबा, लूटमार, झगड़े, और परिवार में देखते हैं तो मतभेद, परिवारों का टूटना, ये सब दिखता है। अब ऐसे में हम अपनी स्थिरता को कैसे पहचाने, हम कैसे सुखी हो सकते हैं, जब इतनी अस्थिर और अनिश्चितताओं का भरा हुआ जिंदगी है, इतना संघर्षमयी जिंदगी है, तो हम कैसे भविष्य के प्रति और आश्वस्त हो सकते हैं, और कैसे हम अभी वर्तमान के प्रति विश्वस्त हो सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने भी था, और आने वाले पीढ़ी के सामने भी ये प्रश्न दिखाई दे रहे। इसलिए मानव इतिहास समझने के लिए अस्तित्व कैसे सह अस्तित्व में है, इसका बार बार मनन होने से हमको हमारी चाहने पर शंका मुक्ति होगा, और हम होने की ओर काम करने लगेंगे। एक प्रेरणा हमारे में काम करेगी, और ये प्रेरणाएं हमारे में कैसे आएंगी? इसी अर्थ में मूल्य शिक्षा है। जब तक मौलिकता समझ में नहीं आएगी, तब तक उस पर, जिसको हम कहेंगे ना कि खरा खोटा बना रहता है, यानी उस पर शंका बनी रहती है। जब तक मौलिकता समझ में आई, तब उसको हम कहेंगे हमको यथार्थ समझ में आता है। इसलिए इन मूल्यों की चर्चा में हमने डिटेल
समझने की कोशिश की और आगे भी करते रहेंगे। अब हमको हमारे बारे में जानकारी हुई कि हम जीवन परमाणु है, उसमें एक मध्यांश क्रिया है, मध्यस्थ क्रिया है, और मध्यस्थ क्रिया का काम है कि गठन को बनाए रखना, और मध्यस्थ क्रिया का काम है कि आवेशों से मुक्त रहना। तो आवेशों से मुक्त रहने की मध्यस्थ क्रिया हम स्वयं है, और ऐसे मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव में हमारे में सहज अपेक्षाएं बनी हुई हैं। उन अपेक्षाओं को वृत्ति रूपी परिवेशीय शक्ति से हम न्याय, धर्म, सत्य की अपेक्षाओं के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार हम मध्यस्थ क्रिया या मध्यांश के होने को हम समझते हैं, और मध्यांश के होने के प्रभाव में हम आत्मानुगामी विधि से, यानी श्रेष्ठता को पहचानने की विधि से, परिवेशीय शक्तियों का अंतर्नियोजन के अर्थ में जो अभ्यास है, उस अभ्यास को योगाभ्यास भी कह सकेंगे। तो शक्तियों का जो अंतर्नियोजन है, यही होने की ओर पहला कदम है। यानी मन की शक्ति, वृत्ति की शक्ति में नियोजित होना, जो चतुर्थ परिवेश है। अभी चतुर्थ परिवेश की शक्तियां यह शरीर के दबाव में काम कर रही हैं, इसलिए शरीर मूलक कार्यक्रमों का प्रभाव हमारे मन पर है, और इसीलिए मन चंचल भी है। और इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए हम अनेकों प्रकार से प्रयास किया, और ये सभी प्रयास बाह्य प्रयास हुए, और इन बाह्य प्रयासों में जो सर्वाधिक प्रयोग हो गए वह शरीर पर प्रयोग हो गए। अब हमें समझ में आया कि शरीर एक भिन्न वास्तविकता है। शरीर एक अपने आप में एक व्यवस्था है, और इस शरीर पर अनावश्यक यदि हम प्रयोग करेंगे तो यह शरीर व्यवस्था में ही हस्तक्षेप होगा। तो शरीर की जो शक्तियां हैं, जो जड़ शक्तियां हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होती हैं, ऐसे इंद्रियों के नियंत्रण की कोई हमारे में व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था जीवन शक्ति के रूप में हमें पता होने से हम जीवन शक्तियों को साधने का प्रयास करेंगे। शरीर की शक्तियां, यह शक्तियां जीवन की शक्तियों से संचालित हैं, इसलिए शरीर शक्ति को मानकर और शरीर शक्तियों को साधने के जो अभ्यास हो गए, इन अभ्यासों में कोई तृप्ति बिंदु हमको नहीं मिला। जैसे शरीर शक्ति को साधने से कोई सम्मान, विश्वास रूपी भावात्मक जो तृप्तियां हैं, ऐसी कोई तृप्तियां मिलने के अभी तक कोई एविडेंस परंपरा में और शिक्षा में, विशेष करके शिक्षा में तो नहीं आए हैं। ऐसा जीवन शक्तियों का नियंत्रण, और ऐसा नियंत्रित शक्तियों से हम काम करने से हमारे में क्या परिवर्तन आता है, कौन से लक्षण आते हैं, मानव रूप में कौन से लक्षण आते हैं, इन लक्षणों पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही लक्षण है जो जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य संयुक्त रूप में हमें समझ में आएंगे। और यह लक्षण, इसको योगाभ्यास हम कहेंगे। और ऐसा योगाभ्यास होते होते, ऐसा योगाभ्यास होने के लिए हमें विज्ञान की जरूरत है। ऐसा योगाभ्यास सफल होने पर हम उसको ज्ञान कहेंगे, और ऐसा ज्ञान होने के लिए जीवन में जीवन शक्तियों के अंतर्नियोजन के लिए कौन सा विज्ञान है। तो इस विज्ञान के 3 डायमेंशन या 3 आयाम
पूज्य बाबा जी ने हमारे सामने रखे। उन आयामों में से एक आयाम पर हमने कल चर्चा की। उस आयाम को कहते हैं कालवादी ज्ञान, यानी जीवन शक्तियों के अंतर नियोजन में जो पहला लक्षण आता है वह कालवादी ज्ञान पर आता है। तो ये कालवादी ज्ञान को हमको, मुझे लगता है, बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वयं को शरीर मान लेने से जो शरीर का काल है उस काल को ही हम काल मान बैठते। और ये जो शरीर यात्रा है, ये शरीर यात्रा का काल या अवधि जन्म से लेकर मृत्यु तक उतने काल को हम मान बैठते। और जो जो शरीर में अवस्थाओं में जो घटता है उन घटनाओं को ही हम एक प्रकार से जिंदगी मान बैठते। जैसे बचपन है, फिर किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। उदाहरण के लिए अभी जैसे जैसे वृद्धावस्था हो रही है, यदि हमने काल को मान लिया तब फिर ये जो वृद्धावस्था होने से पहले जो परिवर्तन अपने शरीर में है उससे हमको कष्ट हो सकता है या हो भी रहा होगा। और जिस प्रकार से मनोवेग से शरीर को दौड़ाने का प्रयास करते, उतना ये दौड़ नहीं पाने से एक प्रकार की थकान महसूस करते। और वो थकान मनोगति और शरीर गति में अंतर, और जिस प्रकार से मनोगति दौड़ता है उसका हमें अनुमान न होने के कारण, मनोगति की शक्तियों का अनुमान न होने के कारण, और हम शरीर गति को ही काल में बांध कर और हम दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो जो रिजल्ट तो कुछ नहीं आता, अलग से थकान हमें गिफ्ट में मिलती है। और यह जो मानसिक थकान है, इसी थकान को हम एक प्रकार से परेशान हैं। तो भाई और बहनों, ये जो काल का गणना होना, यह महत्वपूर्ण विज्ञान हमको समझ में आता है। तो क्रिया की अवधि को काल कहा। अब हमें ऐसी क्रिया की अवधि की परिचय होने जा रहा है जो जीवन की शक्तियों में जो अंतर नियोजन हो रहा है, इन क्रियाओं को यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तब हमें वास्तविक रूप में इन क्रियाओं की अवधि का शरीर यात्रा के साथ परिचय होगा। उदाहरण के लिए, यदि हमने चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर प्रामाणिकता से काम किया, उसमें जो संस्कार पक्ष विद्यार्थियों में विकसित हुआ, उस संस्कार पक्ष पर हमने काम किया, तो हम आप एक सुखद सुंदर अवधि को हम कह सकते हैं। सर्वप्रथम कथन तो विद्यार्थी से आएगा, कृतज्ञता मूल्य के रूप में विद्यार्थियों से ये झलकेगा कि हमने, हमारा जो काल है, शिक्षा काल है, वह शिक्षा काल हमने बिताया। और हमें इन अध्यापक और अध्यापिका जीवों के परिश्रम से, उन्होंने जो हमारे लिए परिश्रम किया, उस परिश्रम से और हमें समझने को मिला, फलस्वरूप ये कृतज्ञता है। और जो अध्यापक अध्यापिका जी इसमें विद्यार्थियों में संस्कार पक्ष को समझ पाएंगे, इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद पर काम किया है। और ऐसा खुद पर काम करने में जो काल गणना, क्रिया की अवधि जो वो समझ पाएंगे, ये सूक्ष्मता को जो समझ पाएंगे, तो उनको, मुझको लगता है, अभी जो जिंदगी के रहस्य बने हुए हैं, सबसे पहला रहस्य है कि किसी को समझ में कैसे आता है। तो एक परंपरा का उदाहरण तो है ही, परंतु आज परंपरा का उदाहरण काफी धूमिल है।
क्योंकि उसमें समय लगाने वाली बात ही आज की परंपरा में नहीं है, भौतिकवादी परंपरा में तो बिल्कुल नहीं है। सब कुछ फास्ट चाहिए, अभी बोला अभी चाहिए। और हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा में काम करते हैं तो हम 18 साल 20 साल ये शिक्षा की अवधि की गणना जो बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, ये जो कालवादी ज्ञान बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, वो जो भाव बाबा जी ने हमारे सामने रखा है, हमको भी वही भाव में तदाकार होना बन जाएगा। और हम यह कह सकेंगे कि एक व्यक्ति को समझदार होने के लिए 18 वर्ष 20 वर्ष की शिक्षा में ये जो अभ्यास है, यह अभ्यास का परिणाम है कि 20-21 साल के बाद विद्यार्थी में आचरण झलकेगा। उदाहरण के लिए अभी जैसा स्वाति दीदी ने और सभी दीदी प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी या जो नर्सरी KG1 KG2 के बच्चे हैं, उन बच्चों से हम इन शक्तियों को, नियोजन को, जीवन मूल्य को समझते हैं कि ये सभी जीवन जो छोटे आयु के हैं, ये हमारे सम्मुख है और हमने उनके साथ कुछ काम करना शुरू कर दिया तो जो लय और ताल जो आज उनमें संस्कार के रूप में पहुंच पाएगा, वह 18 से 20 साल बाद वही लय और ताल आचरण के रूप में उनमें प्रमाण होगा। जिस शिक्षक और शिक्षिका को इतना दिख गया कि ये 18 साल 20 साल का नियोजन है, ऐसे शिक्षक और शिक्षिका की धीरता एक प्रकार से मुझे लगता है यह देखने योग्य होगी। और इसके विपरीत यदि शिक्षक और शिक्षिका अधीर है कि आज क्लास में हमने कुछ बताया और वो आज के आज, अभी के अभी उसको कर दे, उसको बोल दे, उसको प्रमाणित कर दे, तो मुझे लग रहा है इससे अधीर कोई काम नहीं होगा। और इस अधीरता के कारण ही अक्षमता प्रकट होती है और ऐसी अक्षमता का प्रकटन ही क्रोध है। इसका मतलब शक्तियों का अंतर्नियोजन हमारा नहीं हो पाने के कारण हम क्षुब्ध हो गए और ऐसा क्षुब्ध मानव फिर ये कौन सा प्रारब्ध हमने बनाया। और इन क्षुब्धियों को बच्चे पहचानते हैं और ये बच्चे अपनी कल्पनाशीलता में अनेकों प्रकार से इस क्षोभ को समझने की कोशिश करते हैं। वो समझ नहीं पाते, इसलिए फिर स्कूल से भागना। ऐसे ही माँ बाप के पास है, जो माँ बाप 5-6 वर्ष ऐसा कहा गया कि प्रथम पाठशाला परिवार ही है। और अभी के अभी अपने बच्चों को आज अगर ऐसे अधीर माँ बाप बच्चों के साथ काम करेंगे तो उनमें भी ये क्षुब्ध प्रकट होगा और ऐसी क्षुब्धियों को ये बच्चा झेलता है और उसमें क्या पहुंचता होगा, उसकी मानसिकता में क्या चीज पहुंचती होगी, ये भी हमको एक प्रकार से समझने की आवश्यकता। तो कालवादी ज्ञान का यह समझ में आता है कि प्रारंभिक 18 से 20 वर्ष शिक्षा काल है और बची हुई जिंदगी प्रमाण काल है। तो हम आपको कालवादी ज्ञान से शिक्षा काल को और प्रमाण काल को पहचानने की आवश्यकता। अभी हमने शिक्षा काल तो गंवा दिया है और अभी हम प्रमाण काल में शिक्षा काल लेने की कोशिश कर रहे। इसलिए अभी शिक्षा काल और प्रमाण काल, इन दोनों के संयुक्त रूप में एक बड़ा भारी हमारे ऊपर ये टास्क है। क्योंकि जिस आयु में हम हैं, अधिकांश जो आयु अभी जितने लोगों को मैं परिचित हूं इस ग्रुप में, सभी परिपक्व आयु में हैं। और ऐसा परिपक्व आयु का प्रमाण का दबाव, ऐसी व्यवस्था का दबाव हमारे ऊपर है और इस दबाव के कारण हमारे में आशा का प्रत्यावर्तन होकर और हम शिक्षा काल को पूरा करते हुए और प्रमाण काल के सम्मुख प्रस्तुत होने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कठिन प्रयास तो है, उमड़ घुमड़ होगी, परंतु बाबा जी ने कहा कि जीवन होने के कारण इसमें समझने में कोई आयु का अंतर नहीं, यानी समझने के लिए कोई काल का दबाव नहीं है।
क्रिया की अवधि बराबर काल है, परंतु प्रमाणित करने के लिए मात्र आयु चाहिए। तो भाई और बहनों, कि जितना अभी हमको प्रमाण हो सके हम उतनी कोशिश करेंगे, लेकिन समझने के लिए हम पूरा मनोयोग, पूरा अपना बल शक्ति का नियोजन हम समझने के लिए करने से ये जो परिपक्वता का जो दबाव है, यह दबाव एक सकारात्मक दबाव के रूप में इसको स्वीकारते हुए और हम काम करेंगे। इस प्रकार कालवादी ज्ञान की एक और सूक्ष्मता कि अब समझने के लिए शक्तियों का अंतर्नियोजन होने से समय गंवाना अब कितना भारी होगा, यही अपने अनुमान लगाने की बात है। तो अब समय गंवाना यह भारी होगा। बहुत सौभाग्य से हमें ये शक्ति के अंतर्नियोजन का विज्ञान उपलब्ध हुआ है। जीवन के बारे में जानकारी हुई है, जीवन शक्तियों के बारे में जानकारी हुई है, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हुई है। इन जानकारियों को एकत्रित करते हुए और अपनी जिज्ञासाओं को तृप्त करते हुए सुखी होने के हमारे प्रयासों को गति देते हुए और जीवन मूल्य की पहचान मानव लक्ष्य के साथ, समाधान समृद्धि के साथ, और अगर हम शरीर यात्रा में करते रहेंगे तो देखा जाए हमारे में क्या परिणाम, क्या उपलब्धियां मिलती हैं। इस प्रकार कालवादी को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया। आप सभी इस पर फोकस कर सकते हैं और जो जो आपके सोच विचार में आए उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। तो सुखी होने का विज्ञान है कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान होना, और ऐसे इन 3 आयामों से जो मन की परिवेशीय शक्ति का अंतर्नियोजन होकर और वृत्ति में जो उत्पन्न विचार होंगे और चित्त में जो आशाएं, चित्त में जो इच्छाएं होंगी, इन इच्छाओं को हम समझने की कोशिश करते। इस आशय के साथ मन और वृत्ति की मित्रता होना, यह सुख के रूप में हमें भास जाना, सुख भासना, मुझको लगता है यह एक प्रथम लक्षण है योगाभ्यास का या जीवन मूल्य की पहचान का। समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगलमय उपस्थिति के लिए, और हम शेष दिनों में शांति जो अगला मूल्य है और संतोष और आनंद, ये शेष 3 मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल होमवर्क है सुख क्या है। सुख के बारे में जितनी अभी तक की आपकी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को एकत्रित करते हुए कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान जो मानव शरीर यात्रा के रूप में और हमें अब उपयोग में लाना है, ऐसे बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको भी आप आने वाले अपने सत्रों में रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। आज के दिन की मंगल कामनाएं। आगे मंजूषा जी धन्यवाद भैया जी। और आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते।